गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुशवाहा आप लोग के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि कंपनी एक्ट 1956 के ऊपर है। ये वैसे है कि हमारे सब्जेक्ट में लास्ट यूनिट आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेंथी होने की वजह से हम इसको लास्ट में बना रहे हैं और इसके लिए कई वीडियो लगेंगे, ये एक वीडियो में पूरी नहीं होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नई यूनिट कंपनी एक्ट 1956। सबसे पहले बात करेंगे बेसिकली कंपनी होती क्या है। जैसे कि हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं और पार्टनरशिप आती है। इसमें सबसे वास्ट जो है जो कंपनीज एक्ट है बेसिकली, इसका रीज़न ये है कि इसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होती है। अगर आप बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप की तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे बड़ा जो स्वरूप है या इससे बड़ा जो फॉर्म है वो फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। बेसिकली कंपनी इज नथिंग बट एन आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन। यहाँ पर जो एक डिफरेंस आता है जो हमने पहले पढ़ा था उसमें जो पर्सन होता है जो बिजनेस को रन कर रहा है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में, वही उस बिजनेस के लिए सारा करता धरता होता था, बिजनेस उसके नाम से जाना जाता था। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपनी में पर्सन अलग होता है जो उस बिजनेस को रन कर रहा है और कंपनी अलग होती है। दैट मीन्स कंपनी एज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। मैं आपको सबसे पहले जो इसमें बताने वाला हूँ वो उसकी डेफिनेशन है कि कंपनी एक्ट में क्या डेफिनेशन में कंसिडर करती है। सबसे पहली चीज सेक्शन 3 में और सेक्शन 1 में इसको बताया गया है। कंपनी एक्ट 1956 में को डिफाइन किया गया है। ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज नोन एज एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कि जो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर की गई है उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी, और इस तरीके की कंपनी डेफिनेटली रजिस्टर्ड होती है। इसके अलावा एक जो बहुत पॉपुलर इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। A company is a legal and artificial person, invisible, intangible and existing in the law। यानी कि कंपनी एक लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एग्जिस्टिंग बाय लॉ होती है यानी क्रिएटेड बाय लॉ होती है, और इसी को इसीलिए बोलते हैं कंपनी एज ए लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। मैं आपको इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सबसे पहली होती है इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। यानी कि कोई भी चीज़ इनकॉर्पोरेट होना मतलब रजिस्टर होना। यहाँ पे कंपनी 1956 के अंडर वो रजिस्टर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सेकेंड चीज़ जो इसके साथ में आती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। डेफिनेटली बहुत सारे लोग मिलकर के कंपनी को बनाते हैं जो कि डायरेक्टर्स हो सकते हैं, प्रमोटर्स हो सकते हैं। प्रमोटर्स आर द ओनली प्राइम रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हु मेक द कंपनी। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है ये विलफुली होती है और इसीलिए इसको सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा गया है। थर्ड आपकी आती है आर्टिफिशियल एंड लीगल पर्सन। ए कंपनी हैज ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए लीगल पर्सन बट इट डज नॉट हैव बॉडी एंड सोल। हेंस इट डज नॉट हैव ए बॉडी एंड सोल, इट इज एन लीगल बट आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ता है, उसको राइट्स सारे डेवलप होते हैं जो एक पर्सन के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब पढ़ रहे होंगे तब भी पढ़ा होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है ए पर्सन, ए बिजनेस इज डिफरेंट एंड बिजनेस मैन इज डिफरेंट। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी है उसका अस्तित्व अलग है और जो बिजनेस मैन है जिसने उसको खड़ा किया यानी कि जिसको प्रमोटर बोलते हैं वो अलग है। नेक्स्ट जो हमारा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जिसका एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होता है। कंपनी के बारे में एक बड़ी फेमस फ्रेज है दैट पीपल मे कम एंड गो बट द कंपनी रिमेन फॉर एवर। यानी कि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे सीईओ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस इट इज ए परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब चूंकि बॉडी नहीं है, सोल नहीं है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होना है वहाँ पर सिग्नेचरी अथॉरिटी के थ्रू इसको किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सील लगाई जाती है, सिग्नेचर किया जाता है। इस कॉमन सील का मतलब यहाँ पे यही है, अगर कंपनी को किसी के साथ में एग्रीमेंट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई एमओयू करना है, तो वो कैसे एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पर्सन तो है नहीं लेकिन उसको राइट्स डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचरी अथॉरिटी होता है जो जनरली डायरेक्टर ही होता है। तो डायरेक्टर सील लगाता है कंपनी के और सिग्नेचर करता है। इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर एब्सेंट है तो एंटर नहीं कर सकती कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट जो आपका आता है कॉमन सील के पास वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। कोई भी कंपनी अगर बनाई जाती है तो इसका जो बेसिक डिफरेंशिएशन किया गया था वो लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट की वजह से किया गया था।
पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, लेकिन ये उस समय का कंपनी एकलौता ऐसा फॉर्म था जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट होता था। इस वजह से यहाँ पे दो तरीके डिफाइन किए गए हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी दो तरीकों की होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे बाद में। अभी के लिए नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं वो होती है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो शेयर होते हैं उनको फ्रीली ट्रांसफरेबल रखा जाता है। आपको भी पता है स्टॉक एक्सचेंज में आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बट देयर इज वन क्लॉज, ये प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं होता है, ये केवल पब्लिक कंपनी के ऊपर लागू होता है। प्राइवेट कंपनी को अपनी ओनरशिप बनाए रखने के लिए ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वो पब्लिक पे अलाउ है फ्रीली, बट प्राइवेट पे नहीं है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो है सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है और कोई भी पर्सन उसे अपने पर्सनल यूज में यूज नहीं कर सकता है। अगर आपको कंपनी की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो बिजनेस के लिए यूज करिए, बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन के लिए यूज करिए। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। डेफिनेटली जो मैनेजमेंट इसका किया जाता है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जब प्रमोटर बनाए जा रहे होते हैं उस समय डिसाइड किया जाता है कि डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, तो यही लोग उसका कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये आप लोग का बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप इसको और पढ़ना चाहो तो एनडी कपूर की एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ में दिए हुए हैं, आप वहाँ से और भी पढ़ सकते हो, पर बेसिक जो मेन की फीचर्स वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बताऊँगा कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। बेसिक जो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका पहला पॉइंट है जिसमें बता रहा है कि इनकॉर्पोरेशन के बेस पर कौन कौन सी कंपनियां हो सकती हैं। फर्स्ट है इसमें रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। जो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर है, उस कंपनी को रजिस्टर्ड कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बोला जाता है। अगर कोई कंपनी इस पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंपनी अनरजिस्टर्ड है और उसका एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल होगा। लेकिन अगर कंपनी रजिस्टर्ड आपको करानी है तो कंपनी 1956 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी कंपनी रन कर सकते हो। सेकंड होती है आपकी, वो होती है स्टैट्यूटरी कंपनीज। बेसिकली स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब हिंदी में होता है जो संवैधानिक रूप से क्रिएट की गई हो। इसमें कौन सी कंपनी आती है, जैसे मैं आपको बता दूं, आपने आरबीआई का नाम सुना होगा, आपने एलआईसी का नाम सुना होगा, आपने यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका नाम सुना होगा। ये जो कंपनी, इसमें एसबीआई भी आती है, आरबीआई भी आती है। ये जो कंपनीज हैं ये बेसिकली कंपनीज थी जब इनको फॉर्म किया गया था। आज हम इन्हें एज ए ऑर्गेनाइजेशन केवल इतना ही जानते हैं कि हाँ दे आर द कंपनीज, लेकिन ये स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं, नॉट ओनली कंपनी, दे आर स्टैट्यूटरी कंपनीज। इसका मतलब ये होता है कि इनका बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बिल पास हुआ होगा और ये एक वैधानिक प्रक्रिया के थ्रू क्रिएट की गई है, यानी कि इनका डिसोल्यूशन संभव नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इनका डिसोल्यूशन हो सकता है। सेकंड जो है आपका वो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मैं आपको यहाँ पे दो डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ कंपनीज के। पहला है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, हर कंपनी अपने शेयर इशू करती है जब उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है फॉर एन एग्जांपल, तो अगर मेरी कंपनी एक शेयर किसी से मांगती है, उस शेयर पे उसको 10 रुपए मैक्सिमम आ सकते हैं। 10 रुपए के ऊपर वो अपने शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती। इसी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, यानी कि शेयर की जो वैल्यू है उसके ऊपर कंपनी अपने शेयर होल्डर से एक पैसा भी नहीं मांग सकती। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। ये भी एक टाइप है, असली आपको पढ़ाया जा रहा है टाइप्स में। सेकंड जो आपका टाइप आता है वो है कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। इसमें क्या आता है, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा होता है उस समय प्रमोटर्स से को बताया जाता है कि उन्हें कुछ शेयर्स खरीदने हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं वो जिनको डायरेक्टर बनाते हैं उनको क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करने को बोलते हैं। जो क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करते हैं प्रपोज डायरेक्टर्स, उन लोगों द्वारा जो लायबिलिटी होती है वो मानी जाती है कि वो कितनी लायबिलिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी।
उस समय ली जाती है लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, यानी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर लेते समय अपनी गारंटी एक्सटेंड करी है कि फॉर एन एग्जांपल आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर और मैं बोल रहा हूँ कि 5 लाख रुपए तक की अगर कोई भी नुकसान होती है कंपनी को तो आई विल बियर द एक्सपेंसेस, यानी कि क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी, मैंने कुछ सर्टेन फिक्स अमाउंट तक की गारंटी ली है, दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। पढ़ने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे कंपनी का जो डिवीजन किया गया है वो 2 तरीके का होता है। पहला आपका इसमें जो आता है वो होती है पब्लिक कंपनी और दूसरी जो आपकी आती है वो है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी ये 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप्स माने जाते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो पहले हम इसमें लेते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी के बारे में जो डेफिनेशन में बताया गया है उसका बड़ा एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। इसमें सेक्शन 3 ही लगता है, सब सेक्शन 1। इसमें बताया गया द आर्टिकल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। सेकंड, टू इम्पोज नो रिस्ट्रिक्शन on the maximum number of members of the company, and it invites the general public to purchase the shares and debentures of the company। ये 3 इसकी डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं जो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ आगे। इसमें और थोड़ा सा डिस्टिंक्शन मैं आपको बताता हूँ। एक जो पब्लिक कंपनी होती है उसको 7 लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को बनाने के लिए, यानी कि कंपनी में अगर 7 लोग आपको मिनिमम चाहिए उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ की अगर बात की जाए तो देयर इज नो मैक्सिमम नंबर ऑफ इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, आप कितने भी लोग लेकर के कंपनी को फॉर्म कर सकते हो। जो थर्ड इसमें पॉइंट आता है वो है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, अगर कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर नहीं है तो आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का नाम होगा वो जो आप रखते हो वो आपको कंपनी एक्ट 1956 को प्रपोज करना पड़ता है। अगर ऐसा मिलता जुलता रिजेम्बलेंस वाला कोई नाम या कोई एब्रीवेशन वाला नाम किसी और कंपनी के जो कि एग्जिस्टिंग हो उससे मिलता जुलता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो नेम ऑफ द कंपनी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। इसके अलावा इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी होता है। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको इशू करना चाहते हो शेयर तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जैसे कि मैंने पहले बताया फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आर अवेलेबल इन टर्म ऑफ पब्लिक कंपनी। दूसरा जो आपका फॉर्म आता है वो होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इनसे कुछ मामलों में डिफर होती है। उसका रीजन ये होता है पब्लिक कंपनी में ओनरशिप जैसा कुछ नहीं होता, शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स, उसमें भी इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी में ओनरशिप रिस्ट्रिक्ट की जाती है उन लोगों द्वारा जिनके पास मैक्सिमम शेयर होते हैं और इसलिए यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। नंबर ऑफ पर्सन की अगर बात करें मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड। अमेंडमेंट एक्ट में अब 1 भी हो गया है, 1 पर्सन भी कंपनी बना सकता है, लेकिन जो कि पुराना वाला पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 1956 उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपनी। इसके अलावा इसमें 2-3 चीजें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जो डायरेक्टर्स की संख्या रखी गई है वो 2 रखी गई है। आपके यहाँ 2 डायरेक्टर मिल करके भी एक कंपनी को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी कि जो आप पैसा कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर इशू कर रहे हो उस पर पूरी तरीके से कंपनी का कंट्रोल होता है, उसके ऊपर है वो जिसको भी चाहे जैसा भी चाहे शेयर रिस्ट्रिक्ट करके अलॉट कर सकती है। और पब्लिक और प्राइवेट दोनों के ही केस में ऐसा किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पब्लिक कंपनी में जो मन में आएगा आप शेयर इशू कर दोगे और अलॉट कर दोगे, वहां भी शेयर एलोकेशन कंपनी के हाथ में ही होता है। नेम ऑफ द कंपनी, आपको जो कंपनी है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। द मेन डिफरेंस वहां पब्लिक कंपनी के आगे नाम के अगर पब्लिक लिमिटेड लिखा जाता है वैसे तो, अगर नहीं भी लिखा तो माना जाएगा कि वो पब्लिक कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना कंपलसरी है। इसके अलावा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ प्राइवेट। क्यों? प्राइवेट में पैसे की जो पूंजी जो लगाई जाती है वो वही लोग लगा रहे होते हैं जो कंपनी को बना रहे होते हैं, यानी कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स। लेकिन जब आप बात करते हो प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी में ये लोग पैसा लगा के ओनरशिप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता क्योंकि ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगी, तो वहाँ शेयर सब्सक्रिप्शन करना कंपलसरी होता है। यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कंपनी या काइंड्स ऑफ कंपनी, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंपनी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 तरीके की कंपनी की बात करेंगे। एक होती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी होती है सब्सिडरी कंपनी।
होल्डिंग कंपनी का मतलब सिंपल सा होता है, एक कंपनी जिसने दूसरी कंपनी को होल्ड करके रखा हो। अब वो होल्ड कैसे करेगी, उसके पास मेजॉरिटी शेयर्स होंगे, उसने कंपनी के मेजॉरिटी शेयर अगर परचेज कर लिए तो वो कंपनी दूसरी कंपनी को गवर्न कर सकती है, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा उसके हिसाब से दूसरी कंपनी को चलाया जाएगा। जो कंपनी होल्ड करती है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और दूसरी कंपनी जिसको होल्ड किया है उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। ऐसा होता कब है, जब एक बड़ी कंपनी दूसरी छोटी कंपनी को एक्वायर कर ले। वहां पे क्या होगा, पूरी तरीके से एक्वायर नहीं किया, उसने उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर खरीद लिए हैं, तो उसकी मैनेजमेंट चलेगी, उसकी ओनरशिप चलेगी। तो वो कंपनी जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, दे आर होल्डिंग कंपनी एंड अनदर इज सब्सिडरी कंपनी। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट जो आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की ओनरशिप के हिसाब से बात की जाए तो पहला टाइप जो आता है वो होती है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब क्या होता है, वो कंपनियां जो जिनके शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, जिनका मैनेजमेंट, जिनका कंट्रोल सब गवर्नमेंट करती है, ऐसी कंपनियों को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। इसके अलावा बची हुई कंपनियों को बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, जहां पे सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट है ना, होली प्राइवेट कंपनीज, ऐसी कंपनीज की बात आ रही है जिनको बोलेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी। नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी कहाँ पे बनी है। इसमें इंडिया के पर्सपेक्ट से दो टाइप की कंपनीज हम बात करेंगे, एक होती है इंडियन कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब जिस कंपनी ने इंडिया में रहते हुए कंपनी एक्ट 1956 के अंडर खुद को रजिस्टर किया हो, वो कंपनी हो कहलाएगी इंडियन कंपनी। उसकी पेरेंट कंपनी भी इंडियन होगी और जो कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। दूसरी कंपनी जो फॉरेन कंपनीज जिनको बोलते हैं, उसमें अगर कोई कंपनी बाहर की है, यानी कि उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो फॉरेन रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी का जो कंपनी एक्ट लगता है वो उसकी कंट्री का लगता है। अगर वो चाहे इंडिया में वर्क करना एज एन एमएनसी या एज ए फॉरेन कंपनी तो वो कर सकती है, लेकिन उसको यहाँ भी रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ रजिस्टर होने के बाद भी वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी बाहर की है। तो ये हमारा लास्ट ऑन द बेसिस था, जिसके बेसिस पर हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसेंशियल, डेफिनेशन या टाइप्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर दे सकता हूँ, या मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन इसका सॉल्व करके आंसर आपको दे दूंगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक बना रहा हूँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।